चोलकालीन अर्थव्यवस्था। चोलों के अधीन कृषि अर्थव्यवस्था ब्रह्मदेव नाडु मंदिर के अंतर्गत संगठित की गई थी। ब्रह्मदेव अनुदानों का उद्देश्य नए नए क्षेत्रों को आबाद करना था। वहीं पुराने क्षेत्र नाडु के अंतर्गत संगठित थे एवं नाडु के अंतर्गत ही कृषि अर्थव्यवस्था का संचालन होता था। दूसरी तरफ ब्रह्मदेव के माध्यम से नवीन कृषि अर्थव्यवस्था का गठन किया जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्राह्मणों को मौसम एवं कृषि तकनीकी का बेहतर ज्ञान था तथा उसके इस ज्ञान का लाभ आसपास की जनसंख्या को भी मिला। उसी प्रकार मंदिर भी कृषि विकास एवं पुनर्वितरण में ब्राह्मणों एवं मंदिरों की विशिष्ट भूमिका रही थी। संसाधनों के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक लाभान्वित थी। चोल शासकों ने वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन के लिए कदम उठाए। चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए राजेंद्र प्रथम कुलोत्तुंग प्रथम के काल में चीन ने व्यापारिक दूत मंडल भेजे गए। फिर सामान्य स्थिति में चोल शासकों ने वाणिज्यिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं किया, किंतु अगर उसमें कोई बाहरी रुकावट आई तब उन्होंने सैनिक शक्ति का उपयोग कर इस रुकावट को दूर किया। उदाहरण के लिए अरब व्यापारियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए राजराज प्रथम ने श्रीलंका अभियान, उसी प्रकार भारत और चीन के बीच व्यापारिक रुकावटों को दूर करने के लिए राजेंद्र प्रथम ने शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान किए। चोलकालीन अर्थव्यवस्था में मंदिरों की भूमिका। दक्षिण भारत के आर्थिक जीवन में मंदिर की बड़ी भूमिका रही थी। नए क्षेत्र आबाद करने का दायित्व मंदिर के ऊपर था। इस उद्देश्य का ध्यान रखते हुए दक्षिण भारत के शासकों द्वारा बड़ी मात्रा में मंदिरों को भूमि अनुदान दिया जाता था। सिंचाई के विकास में भी मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मंदिरों के द्वारा तालाब एवं जलाशय का निर्माण कराया गया। मंदिरों के परिसर में शिल्पियों को बसाया गया। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मंदिर के द्वारा शिल्प उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया गया। मंदिर के द्वारा व्यापारियों को ब्याज पर रकम दिया गया। अंततः व्यापार को भी बल प्रदान करने में मंदिर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मंदिर के आसपास मंदिर की ज़रूरत पूरा करने के लिए दुकानों की स्थापना की गई। इस तरह मंदिर के चारों तरफ बाजार स्थापित हो गया। अंततः नगरीकरण में भी मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चोलकालीन सामाजिक व्यवस्था। चोलकालीन दक्षिण भारत की सामाजिक व्यवस्था की विशेषता थी कि यहाँ पर जातियों का विभाजन उत्तर भारत की तरह चतुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं होकर पेशेवर समूह को ध्यान में रखकर किया गया था। यहाँ स्पष्ट वर्ण विभाजन नहीं था, फिर भी यहाँ धीरे धीरे उत्तर भारत की वर्ण व्यवस्था का प्रभाव देखा जाने लगा। इस वजह से वर्ण व्यवस्था की जटिलता बढ़ने लग गई थी। वर्ण व्यवस्था के विभाजन में मुख्य बल ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के मध्य विभाजन पर था। चोल सम्राटों ने ब्राह्मणों को विशेष संरक्षण प्रदान करके उन्हें समाज में सर्वोच्च एवं सम्मानजनक मर्यादा प्रदान की। इस काल में ब्राह्मण पुरोहितों के व्यवस्थापन के अनेकों प्रमाण मिलते हैं। भूमिदान प्रथा के कारण ब्राह्मण पुरोहित दूर दराज के इलाके में पहुंच चुके थे। इस काल में दक्षिण भारतीय समाज के ब्राह्मणों की महत्वपूर्ण विशेषता उनकी गैर धार्मिक कार्यों में बढ़ती रुचि थी। ब्राह्मण महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना नियंत्रण रखते थे, किंतु यह बात स्पष्ट नहीं है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व ऊपर से स्थापित था या वंशानुगत रूप में प्रचलित था। ब्राह्मण जाति संगठन और जाति बिरादरी पर विशेष बल देते थे ताकि गैर ब्राह्मणों से किसी प्रकार से एकता कायम ना हो सके। ब्राह्मणों का प्रभुत्व निम्नांकित बातों के आधार पर भी रेखांकित किया जा सकता है, यथा धार्मिक नेतृत्व, आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण, कुछ विशेष प्रकार के करों पर नियंत्रण, भूमि पर छूट और एवं जनजाति सहायता। चोल काल में ब्राह्मण भूमि से अधिशेष प्राप्त करते थे। साथ ही मंदिरों, यजमानी व्यवस्था, वाणिज्य एवं व्यापार आदि में लाभ पाते थे। क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण की चर्चा चोल अभिलेखों में बहुत ही कम मिलती है। वर्ण व्यवस्था के विभाजन में मुख्य जोर ब्राह्मणों एवं गैर ब्राह्मणों के बीच विभाजन पर था। उत्तर भारत की तरह यहाँ वैश्य वर्ण का स्पष्ट अस्तित्व न होते हुए भी दक्षिण भारत
में उस तरह के अनेक व्यापारी वर्ग विद्यमान थे। गैर ब्राह्मण में कुलीन, व्यापारी, कृषक, शिल्पी शामिल थे। दक्षिण भारत के आर्यीकरण की मुख्य विशेषता दो व्यवस्थाओं के सम्मिश्रण की थी, संरचनात्मक परिवर्तन की नहीं। शायद स्मृतिकारों को कुछ जातियों की स्थिति की भिन्नता एवं पेशेवर गुटों की बहुलता के कारण निश्चित वर्ण व्यवस्था स्थापित करना कठिन हो रहा था। चोल समाज में शूद्रों की महत्वपूर्ण स्थिति थी। उनका मुख्य कार्य सेवा करना ही था, परंतु यदि शूद्र जाति का कोई समुदाय भूस्वामी होता था तो उनकी स्थिति भी प्रतिष्ठाजनक स्वीकार की जाती थी। शूद्रों का विभाजन सतशूद्र तथा असत शूद्र में किया गया था। सतशूद्र के स्पर्श से मनुष्य अपवित्र नहीं होता था, परंतु असत शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कृषि कर्म में लगे श्रमिक अपनी दुर्बल सामाजिक स्थिति के कारण शूद्र वर्ण में ही समकक्ष थे। दक्कन एवं सुदूर दक्षिण में अर्धसभ्य स्थिति के अनेक जनजाति कबीले विद्यमान थे, जिनमें सामाजिक वर्गीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। साथ ही नाना प्रकार के शिल्पकार एवं अन्य पेशेवर जातियां उद्योग धंधों से जीविकोपार्जन करती थी। कालांतर में ऐसी ही जातियां मिश्रित एवं वर्णसंकर कोटि में रखी जाने लगी। वर्णसंकर जातियों की उपस्थिति या चर्चा से जाति व्यवस्था की कठोरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जाति नियमों पर प्रायः उल्लंघन भी होता था। ब्राह्मणों का एक विशेष वर्ग वर्णसंकर जातियों के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता था। उपरोक्त वर्णित वर्णसंकर जातियां निम्नांकित थीं। अयोगवा यह एक शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न होता था। यद्यपि याज्ञवल्क्य स्मृति में इसे वैश्य पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न माना गया है। बुनकर जाति मंदिरों के लिए कपड़ों का निर्माण करती थी और उपनयन के लिए भी कपड़े बनाती थी। ढोलकिया यह जाति ढोल बजाने का काम करती थी। इन वर्णसंकर जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त था एवं प्रायः जाति स्थिति आर्थिक स्थिति की वजह से बदलती रहती थी। चोलकालीन जाति व्यवस्था में एक विशिष्ट प्रकार का विकास जातियों का विभाजन इलंगई और तथा वलंगई समूह में होना था। ये समूह गैर ब्राह्मण जातियों से संबंध रखते थे। इन दोनों प्रकार के जाति समूह चोलकाल की पहचान थी। इलंगई की सूचना में वलंगई जातियों की स्थिति अधिक विशेषाधिकारपूर्ण थी। ब्राह्मणों और वेल्लाल जो समाज के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह थे, वलंगई वर्ग का समर्थन करते थे, क्योंकि उनका जुड़ाव किसी न किसी भांति भूमि और कृषि उत्पाद में था। परिणाम स्वरूप इलंगई वर्ग, जिसमें छोटे व्यापारी, दस्तकार और मजदूर शामिल थे, वलंगई जाति के विरुद्ध विद्रोह करते रहते थे। इलंगई जातियों में कम्माल दस्तकार जाति के लोग अपनी आर्थिक उपयोगिता की वजह से सबसे प्रभावशाली थे। चोलकाल में मंदिर निर्माण में इनकी उपयोगिता के कारण उनकी श्रेष्ठ स्थिति बन गई थी। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में मंदिर निर्माण आदि गतिविधियां कम थी, जैसे मालावार वहाँ कम्मालों को अछूत ही समझा जाता था। चोल सम्राटों ने इन कम्माल जातियों की आर्थिक उपयोगिता से प्रभावित होकर इन्हें यज्ञोपवीति धारण करने तक की अनुमति दे दी थी। चोलकालीन समाज में सामान्य स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि यहाँ भी धर्मसूत्रों के नियमों को लागू किया जाने लगा। यद्यपि उच्च वर्ग की स्त्रियों को धन के अधिकार के साथ साथ प्रशासन में भागीदारी प्राप्त होती थी। सजातीय विवाह को लोग अच्छा मानते थे, किंतु अंतर्जातीय विवाह के कारण अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित था। समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी, परंतु सती प्रथा का अस्तित्व था। इस काल में यहाँ बाल विवाह तथा बहु विवाह के प्रचलन भी साक्ष्य मिलते हैं। तत्कालीन दक्षिण भारतीय समाज के सामाजिक संरचना में तनाव कृषि संरचना में बदलाव के साथ उभरा, क्योंकि
कालाभार काला कालाभार जैसी विदेशी तत्वों को दक्षिण में प्रवेश मिला। एक नर्तकी ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि क्योंकि वह भूमि पर अपना अधिकार कायम करना चाहती थी, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। ऐसे ही कहीं कहीं उग्र विद्रोह की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। इस प्रकार की स्थिति विशेषतः उत्तरकालीन चोल शासकों के समय हुई। अधिकतर विवाद और विरोध भूमि अधिकारों, कृषि स्रोतों पर नियंत्रण, सिंचाई स्रोतों पर नियंत्रण के मुद्दे पर हुए। कृषक अपने परंपरागत भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे और वे तब उग्र प्रतिरोध करते थे जब उनका क्षेत्र ब्रह्मदेव और अग्रहार के रूप में ब्राह्मणों को दे दिया जाता था। दक्षिण भारतीय समाज में भोजन और पहनावा समय, स्थान और वर्ण के अनुसार बदलते रहते थे। समाज के कुछ कुछ वर्ग जिनमें ब्राह्मण एवं जैन थे, शाकाहार को प्रोत्साहन देने लगे। संक्षेप में अनेक तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस काल का सामाजिक जीवन धीरे धीरे सामंती व्यवस्था की जकड़ में आ रहा था। साथ ही यह नई और पुरानी परंपराओं के टक्कर तथा संघर्ष का काल भी था। चोलकालीन समाज सुदूर दक्षिण की समाज की अपनी अलग विशेषता रही थी। यहाँ चातुर्वर्ण व्यवस्था पूरी तरह अभी भी स्थापित नहीं हुई थी तथा मुख्य विभाजन मूलतः ब्राह्मणों एवं गैर ब्राह्मणों के बीच रहा था। चोल काल में सामाजिक व्यवस्था में कुछ नवीन परिवर्तन देखे गए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका प्रबल रही है, इसलिए कृषि से जुड़े हुए सामाजिक समूहों का स्तर ऊंचा रहा था। ब्राह्मणों के पश्चात वेल्लारों की स्थिति समाज में ऊंची थी। आरंभ में मुख्य तनाव वेल्लार तथा निम्न कृषक समूहों में रहा था, किंतु चोल काल में नवीन आर्थिक परिवर्तन था। शिल्प, वाणिज्य, व्यापार एवं नगरीकरण का विकास, इसके परिणाम स्वरूप गैर कृषि कार्यों में से जुड़े हुए सामाजिक समूहों की आकांक्षा बढ़ गई तथा वे उच्च सामाजिक दर्जा की मांग करने लगे। इसलिए शिल्पियों के द्वारा 12वीं सदी में द्वितीय दर्जे की मांग की जाने लगी। इस कारण से शिल्पी समूह एवं कृषक समूह के बीच इस एक प्रकार का सामाजिक तनाव देखा गया। इस तनाव के परिणाम स्वरूप प्रचलित सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आया तथा समाज का दोहरा विभाजन बलंगई और इलंगई के बीच हो गया। बलंगई में वैसे सामाजिक समूह थे जो कृषि उत्पादन अथवा कृषि उत्पाद से संबंधित उत्पाद से जुड़े हुए थे, जबकि इलंगई समूह जैसे सामाजिक वर्गों से संबंधित थे जो शिल्प उत्पादों से संबंधित थे। बलंगई दाई भुजा वाले कहे जाते थे, वहीं इलंगई बाई भुजा वाले। आगे इन दोनों समूहों ने ब्राह्मणों और वेल्लारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चोल काल का सांस्कृतिक योगदान, जिस प्रकार चोल शासकों ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए व्यापक प्रयास किया, उसी प्रकार उन्होंने अपने साम्राज्य में सुसंगठित प्रशासन एवं सांस्कृतिक उत्थान में रुचि दिखलाई। चोल शासक साहित्य, कला एवं स्थापत्य के उत्साही समर्थक थे। इस काल में सांस्कृतिक उपलब्धि एक नए क्षितिज को छूती दिखती है। चोल काल तमिल भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए प्रसिद्ध है। तमिल लेखकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जय गोंदार था। यह कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि तथा कलिंगंतु पर्णी नामक ग्रंथ का रचयिता भी था, जिसमें कुलोत्तुंग के कलिंग युद्ध की घटनाओं का वर्णन है। इस काल का एक अन्य महान कवि कंबन था। इसने तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना की। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। इस काल के अन्य साहित्यों में पेरी पुराण, जीवक चिंतामणि, शूलमणि इत्यादि प्रमुख हैं। इन सभी ग्रंथों की विशेषता है कि तत्कालीन चोल समाज के सांस्कृतिक सामाजिक जीवन की सुंदर झलक इनमें मिलती है। इन अर्थों में यह तमिल समाज के दर्पण के समान है। चोल काल में वैष्णव समाज ने अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे। चोल क्षेत्र में यद्यपि संस्कृत का प्रचलन था तथा तमिल, तेलुगु आदि भाषा कुछ हद तक संस्कृत की ऋणी रही, परंतु संस्कृत में कोई मौलिक कृति इस समय सामने नहीं आ पाई। संस्कृत के व्याकरणों, कोशों, नियमों अथवा अलंकार शास्त्रों, प्राचीन ग्रंथों
पर भाष्य तथा साहित्य तथा काव्य की रचना होती रही। संस्कृत के लेखकों में नाथमुनि, यमुनाचार, रामानुज के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चोल काल में महाविद्यालयों के अतिरिक्त महाकाव्यों के प्रवचनों के माध्यम से जन शिक्षा दी जाती थी। अनेक अभिलेखों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि चिकित्सा साहित्य चिकित्सा विज्ञान सहित उच्च शिक्षा देने के लिए संस्थाओं का अस्तित्व था। यही कारण है कि उपरोक्त वर्णित क्लासिक रचनाएं इस काल में ही हो सकी। चोल काल में मुख्य धर्म शैव धर्म एवं वैष्णव था। चोल शासक शैव धर्म को मानने वाले थे, परंतु कुछ उदाहरणों को छोड़कर वे सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते थे। इस काल में बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया, परंतु जैन धर्म जीवित रहा। इस पतन का कारण भक्ति पंथों का उदय था। धार्मिक विचारों के प्रसार का माध्यम आर्य एवं द्रविड़ दोनों भाषाएं थी। संतों द्वारा दी गई शिक्षाओं को उपनिषदों में ढूंढा जा सकता है। अतिवादी मत तांत्रिक एवं शाक्त कापालिक कालमुख तथा पशुपत संप्रदाय गोपनीय क्रियाओं वाले एवं रहस्यवादी समूह थे। लिंगायत समूह के धार्मिक पाखंड पर प्रहार किए। उन्होंने पुनर्जन्म के साथ साथ वेदों की प्रामाणिकता पर भी संदेह जताया। लिंगायतों में सामाजिक चेतना की भावना दृढ़ थी। वे बाल विवाह की आलोचना तथा विधवा विवाह को प्रश्रय देते थे। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानीय मतों एवं विश्वासों का भी उदय हुआ। चोल शासन काल में स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। चोलवंशी शासक उत्साही निर्माता थे। मंदिर निर्माण में जिन द्रविड़ शैली का आरंभ पल्लवों के काल में हुआ, चोल नरेशों के काल में उसका अत्यधिक विकास हुआ। चोल शिल्पियों ने चट्टानों से काटकर बनाए गए मंदिरों की प्रणालियों को छोड़कर स्वतंत्र रूप में मंदिर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। 11वीं सदी के पूर्वार्ध में तथा राजेंद्र चोल के राज्यकाल में चोल साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था। चोल साम्राज्य ने शक्ति एवं ऐश्वर्य का प्रदर्शन भव्य तथा उत्तुंग शिखरों से युक्त मंदिर के निर्माण में किया। चोल कलाकारों ने राक्षसों की तरह सोचा तथा जौहरियों की तरह तराशा। इस काल की मंदिरों की प्रमुख विशेषता थी मुख्य प्रतिमा कक्ष या गर्भगृह के ऊपर एक मंजिल का निर्माण। इन मंजिलों में की संख्या 5 से 7 तक होती थी। ये एक विशेष शैली में निर्मित होते थे, जिन्हें विमान कहा जाता था। स्तंभों वाला बड़ा बरामदा मंडप कहलाता था। मंडप में सभाएं होती थी तथा एवं अनेक तरह के क्रियाकलाप होते थे, जिनमें देवदासियों का अनुष्ठानिक नृत्य भी शामिल था। भक्तों द्वारा परिक्रमा के लिए कभी-कभी पवित्र मंदिर गर्भ के चारों तरफ एक गलियारा बना दिया जाता था। इन गलियारों को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। इस गलियारे में अनेक देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाती थी। समग्र ढांचा एक प्रांगण के अंदर ऊंची दीवारों से घिरा होता था, जिनमें ऊंचे प्रवेश द्वार थे। इस प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। समय के साथ और ऊंचे विमान बनने लगे। प्रांगणों की संख्या बढ़कर 2 या 3 होती गई और गोपुर अलंकृत होते गए। इसकी वजह यह थी कि मंदिर दक्षिण भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन के केंद्र थे। मंदिरों के आर्थिक कार्यों की तुलना में धर्मनिरपेक्ष कार्य बढ़ते गए। मंदिर के तत्कालीन चोल शासक के अतिरिक्त राजकीय अधिकारियों एवं व्यापारियों से भी सहायता प्राप्त हुई। तत्कालीन शासकों के द्वारा मंदिरों को भूमि अनुदान दी जाती थी। वैसी भूमि देवदान भूमि कहलाती थी।
कुल कुल लगभग 75 भूमि अनुदान पत्रों में 49 केवल मंदिरों के लिए तैयार किए गए। तत्कालीन व्यापारिक तत्कालीन व्यापार व्यापारिक वर्ग में तत्कालीन व्यापारिक वर्ग से भी मंदिरों को आर्थिक सहायता मिलती। आर्थिक अनुदानों के द्वारा व्यापारी वर्ग के सदस्य एक तरफ यहाँ आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते थे, तो वहीं सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी इच्छुक थे। इस व्यापक अनुदानों के कई परिणाम हुए हैं। प्रथम, मंदिरों में धन का अत्यधिक संचय हुआ। अंततः अब विशाल मंदिरों का निर्माण अलंकरण बहुत ही सूक्ष्म ढंग से संभव हो पाया। दूसरा, मंदिरों के धर्मनिरपेक्ष कार्यों में वृद्धि हुई। अब मंदिरों में बहुत अधिक संख्या में लोगों के रहने की व्यवस्था हुई। अंततः धीरे धीरे मंदिर के अहातों का विस्तार हुआ। इसके अतिरिक्त मंदिर के अहाते में कुछ शिल्पियों को भी नियुक्त किया जाने लगा, जिसके द्वारा बुनाई कताई का काम होता था। स्वभावतः मंदिर के प्रांगण विशाल बनाए जाने लगे। मंदिरों को कुछ करों की वसूली के भी अधिकार मिले हैं। साथ ही मंदिर सूद पर रुपए देने लगे। इस प्रकार मंदिर ने एक छोटे शहर या राजमहल का रूप ले लिया, जिसमें पुजारी एवं अन्य लोगों के निवास हेतु कमरे होते थे। मंदिरों के खर्च के लिए राजस्व मुक्त भूमि की व्यवस्था थी। समृद्ध व्यापारियों ने उन्हें अनुदान एवं प्रचुर चंदा मिलता था। दक्षिण भारत में मंदिरों की इसी भूमिका ने उन्हें उत्तर भारत के मंदिरों से अलग कर दिया है। चूंकि दक्षिण में मंदिर सामाजिक और आर्थिक जीवन के केंद्र होते थे, इसलिए उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के मंदिरों का आकार विशाल होता गया। प्रारंभिक मंदिर छोटे आकार के होते थे, परंतु बाद में द्रविड़ शैली का अद्भुत विकास हुआ। प्रारंभिक मंदिर में नर्मद मलाइका विजयालय चोलेश्वर मंदिर गोलाकार गर्भगृह के रूप में विद्यमान है। 10वीं सदी के पूर्वार्ध में निवासल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर में भी गर्भगृह एवं मंदिर मंडप है, किंतु इस मंदिर निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है। इसे राजा चोल ने लगभग 1000 ईस्वी में बनवाया था। भारतीय वास्तुकला के मर्मज्ञों द्वारा बनाया गया अति विशाल मंदिर है। यह 180 फुट लंबा और पिरामिड आकार का विशाल 196 फुट ऊंचा है। इसे मंदिर के आकार एवं विशालता तथा उनके निर्माण में साहस एवं कौशल का परिचय मिलता है। चोलों के वैभव काल में बनाया गया दूसरा मंदिर गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर है, जो 1025 ईस्वी में राजेंद्र चोल के समय बनाया गया। इसका शिखर 150 फुट ऊंचा है। मंडप कम ऊंचा है, परंतु इसमें 150 मंडप हैं। इन दो विशाल स्मारकों से स्पष्ट होता है कि चोल काल की वास्तुकला चरम उत्कर्ष पर थी। इन मंदिरों के निर्माण के पश्चात वास्तुकला का प्रबल वेग क्षीण पड़ता गया और उसके बाद कोई विशेष उल्लेखनीय मंदिर नहीं बने। वस्तुतः चोल स्थापत्य को प्रेरित करने वाला कारक था राजत्व का उदात्तीकरण। चोल शासकों ने मंदिरों के उत्तुंग शिखर एवं भव्य गोपुरम के माध्यम से राजकीय गौरव को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। चोल शासकों ने मंदिर में राजा की प्रस्तुति लिखवाई। इस प्रकार मंदिर राजत्व के प्रचार के माध्यम बन गए। उसी प्रकार चोल स्थापत्य का रूप विधान भी विशिष्ट कारकों की उपज था। इस काल में स्थापत्य का वर्ण विषम भी तत्कालिक कारकों से प्रेरित था। वस्तुतः चोल शासकों ने धर्म का उपयोग अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया। इसी क्रम में चोल शासकों ने राजाओं की प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित करवाईं।
स्थापित करवाई। यही वजह है कि इस काल में मंदिर शासकों के नाम से राजराजेश्वर मंदिर के जैसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। अन्य कलाओं के क्षेत्र में भी चोलों की उपलब्धि थी। कास्य कला में चोलकालीन कलाकार काफ़ी दक्ष थे। मुख्य रूप से देवताओं दाताओं और संतों की मूर्ति कास्य धातु से बनाई जाती थी, मंदिरों में प्रतिष्ठित की जाती थी। वस्तुतः मूर्ति कला के क्षेत्र में चोलकालीन कला काफ़ी आगे थी। मूर्ति कला उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच गई। नटराज शिव की मूर्ति से हमें यह ज्ञात होता है कि हम नटराज शिव को नित्य मुद्रा में देखते हैं। कास्य कला के अतिरिक्त अन्य प्रकार के धातु कला में भी चोलकालीन कलाकारों ने प्रगति पाई है, किंतु कास्य कला में नटराज शिव की मूर्ति श्रेष्ठतम स्थान रखती है। सांस्कृतिक योगदान में शिक्षा तथा साहित्य के विकास में योगदान। चोल शासकों ने शिक्षा तथा साहित्य के विकास में रुचि दिखाई। इस काल में बड़ी संख्या में अग्रहार अनुदान दिए गए तथा उनके माध्यम से शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। मंदिर शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे तथा मंदिरों के द्वारा भी शिक्षा के विकास के लिए काम किया जा रहा था। चोल शासकों ने प्रचुर संख्या में मंदिरों को भूमि अनुदान दिए। इस काल में कांचीपुरम दक्षिण भारत में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। चोल शासकों के अंतर्गत संस्कृत भाषा के साथ साथ तमिल एवं कन्नड़ भाषा को व्यापक प्रोत्साहन मिला। इस काल में संस्कृत में मौलिक ग्रंथों की जगह टीका ही अधिक लिखी गई। चोल दरबार में तमिल विद्वानों को संरक्षण दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप तमिल भाषा को प्रोत्साहन मिला। उदाहरण के लिए कलिंगतुपर्णी के लेखक जैन गोंदार कुलोतुंग प्रथम के दरबार को सुशोभित करता था। उसी तरह कुलोतुंग तृतीय ने तमिल रामायण के लेखक कंबन को संरक्षण दिया। इस काल में महत्वपूर्ण विद्वानों सेक्की कल्लार पुगा लेंदी आदि प्रमुख हैं। उन्होंने क्रमशः पेरी पुराणम तथा नल बेनवा की रचना की। स्थापत्य कला में पल्लव काल के एकाश्म मंदिर की तुलना में इस काल में बड़े बड़े और भव्य इमारती मंदिर बनाए गए। इन मंदिरों में मंडप विमान शिखर के साथ साथ गोपुरम का निर्माण भी होने लगा। मूर्ति कला में मंदिरों में देवताओं दाताओं राजाओं की मूर्तियां बड़े भव्य रूप में बनाई गई। विशेषकर शिव नटराज की मूर्ति इस काल में अनुपम उपलब्धि है। मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान था। विवेचना कीजिए। मंदिर वास्तुकला में द्रविड़ स्थापत्य की आधारभूत संरचना पल्लव शासकों के अधीन विकसित हुई, किंतु इसका स्पष्ट एवं वास्तविक रूप चोलों के काल में निखर कर आया है। चोलकालीन स्थापत्य में मंडप शिखर एवं विमान के साथ साथ गोपुरम का भी विकास देखा गया है। मंडप का निर्माण स्तंभयुक्त हाल के रूप में अनुष्ठानिक कार्य पूरा करने के लिए किया जाता था। उसी प्रकार गर्भगृह के ऊपर खंडी शिखर का निर्माण किया जाता, जो ऊपर जाते हुए उत्तरोत्तर छोटा होता जाता था। उसके ऊपर स्तूपिका निर्मित की जाती थी। उत्तुंग शिखरों के माध्यम से चोल शासकों ने अपने राजत्व के गौरव को व्यक्त किया है। गर्भगृह से लेकर स्तूपिका तक भी उठानी को विमान कहा जाता था। फिर इस काल में मंदिर के क्षैतिज विस्तार देखते हैं। ऊंचा प्रवेश द्वार बनाया जाता था, जिसे गोपुरम कहा जाता था। चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा निर्मित ब्रह्मदेव मंदिर तथा राजेंद्र प्रथम के द्वारा निर्मित गंगाईकोंड चोलपुरम मंदिर निर्माण कला की विकसित अवस्था को दर्शाते हैं। मध्य पूर्वकालीन अर्थव्यवस्था, धर्म, विज्ञान एवं तकनीकी स्थापत्य। भारत के परिप्रेक्ष्य में 750 से 1200 ईस्वी तक का काल पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल में आर्थिक क्षेत्र में बदलाव अत्यंत धीमा दिखता है। यही कारण से 9वीं सदी से पूर्व प्रकट होने वाली बहुत सी विशेषताएं इस काल में भी कायम रही। साथ ही कई ऐसे नए तथ्य भी जुड़े हैं, जिसके कारण इस काल की अर्थव्यवस्था विशिष्ट प्रतीत होती है। इस काल की अर्थव्यवस्था में भी
कृषि की ही प्रधानता थी। इस काल में कृषि व्यवस्था में सामंतवादी तत्वों की उपस्थिति सामान्य प्रवृत्ति दिखती है। नए नए क्षेत्रों को भू अनुदान के माध्यम से आबाद करने की जिस प्रक्रिया की शुरुआत सातवाहन काल से हुई थी, उसका चमत्कार इसी काल में मिलता है। अब भूमि अनुदान ब्राह्मणों के साथ साथ सामान्य स्थानीय सरदारों, राजकीय अधिकारियों के पक्ष में भी हस्तांतरित किए जाने लगे। कालांतर में इन तत्वों का भूमि पर वंशानुगत नियंत्रण हो गया। इस प्रकार की प्रवृत्ति का सीधा परिणाम कृषकों के शोषण के रूप में सामने आया। कृषि उत्पादों का तीव्र स्थानीयकरण प्रारंभ हुआ, इससे जिससे अधिक उत्पादन के बावजूद कृषकों को सही मूल्य प्राप्त नहीं हो सका। इसके बावजूद इस काल में साक्ष्यों में कृषकों पर नए नए कर लगाए जाने की सूचना मिलती है। इस बाधा के बावजूद कृषि उत्पादन बेहतर था। उदाहरण के लिए अभिधान रत्नमाला में अनेक प्रकार के अनाजों का उल्लेख है। मेघातिथि ने चावल और जौ सहित 17 प्रकार के अनाजों को धान्य की कोटि में रखा है। मानसोल्लास ने रंग, सुगंध आदि के अनुसार 8 प्रकार के चावल का उल्लेख किया है। उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण उर्वरक, बंजर, खिल तथा मरुभूमि के रूप में होता था। इस समय भूमि पर सिंचाई के प्रबंध थे। सिंचाई के स्रोत के रूप में जलाशय महत्वपूर्ण था। इसके अलावा राहट के माध्यम से भी भूमि की सिंचाई होती थी। 9वीं तथा 10वीं शताब्दी के अरब व्यापारियों ने पश्चिमी भारत में समुन्नत कृषि का वर्णन करते हुए अनेक प्रकार के अनाजों तथा फलों के उत्पादन की चर्चा की। कृषि उत्पादों के साथ साथ भारत के अनेक भागों में सूती और ऊनी कपड़ों का व्यापक स्तर पर उत्पादन होता था। सूती वस्त्रों का उत्पादन इस काल में औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। मानसून लास के अनुसार गुजरात, मुल्तान, कलिंग, बंग आदि इस प्रकार के प्रमुख केंद्र थे। वस्त्र उत्पादन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के धातुओं का उत्खनन तथा उससे अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। इब्न हॉकल के अनुसार देवल सिंध तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चोल राष्ट्र में अष्टधातु तथा कांस्य प्रतिमा अत्यंत चिंताकर्षक बनाई जाती थी। इसके अलावा सोने चांदी के आभूषण निर्माण तथा मंदिर के उपकरण, मूर्तियां बनाने का भी कार्य प्रमुख उद्योग के रूप में था। उद्योग धंधे तथा व्यापार का आयोजन श्रेणी तथा इनके संगठनों के माध्यम से होता था। बुनकर, कुम्हार, माली तथा शिल्पकारों जैसे बढ़ई, लोहार, स्वर्णकार, राजगीर आदि पेशे के अपने अपने संघ थे, जो अपनी मजदूरी तथा अन्य नियमों का निर्धारण करते थे। स्मृति चंद्रिका में शिल्पकारों तथा व्यापारियों की श्रेणियों के अनेक नियमों का निरूपण मिलता है। आंतरिक व्यापार भूभागों तथा नौकाओं द्वारा होता था तथा विदेशी व्यापार पश्चिमी तथा पूर्वी देशों में जलमार्ग तथा भूमि मार्गों से होता था। वाणिज्य व्यापार की स्थिति के आधार पर पूर्व मध्यकाल को दो चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 700 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के 700 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच के काल में माना जाता है। इस काल में व्यापार, धातु मुद्रा और शहरी केंद्रों में सापेक्षिक ह्रास हुआ तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हुई। द्वितीय चरण का काल 900 से 1300 ईस्वी के बीच माना जाता है। इस चरण में वाणिज्य व्यापार पुनर्जीवित हुआ। अंततः इस पहले चरण की तरह धातु मुद्रा उतनी कमी नहीं थी। इस काल में व्यापार के फिर से शुरू होने तथा कृषि विस्तार का शहरी विकास के प्रतिरूप पर भी असर पड़ा। वस्तुतः प्रथम चरण में वाणिज्य व्यापार के पतन के निम्नांकित कारण थे। प्रथमतः 4वीं सदी में रोमन साम्राज्य के पतन के साथ पश्चिमी विश्व के साथ भारतीय व्यापार में गिरावट आई। 6वीं सदी के मध्य भी
इस पर विपरीत प्रभाव पड़ा जब विजेंटाइन साम्राज्य के लोगों ने रेशम बनाने की कला चीनी लोगों से सीख ली। इस तरह भारत की कुछ महत्वपूर्ण व्यापार भारत की कुछ महत्वपूर्ण बाजार को खो दिया। इसमें इसमें ईस्वी ईस्वी की प्रारंभिक सदियों में भारत की बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ तथा द्वितीय विदेशी व्यापार का पतन सातवीं आठवीं सदी में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अरबों के विस्तार के कारण भी हुआ। इस क्षेत्र में उनकी मौजूदगी से भारतीय व्यापारियों के लिए स्थल मार्ग असुरक्षित हो गए। तिब्बतियों एवं चीनियों के बीच इन सदियों में हुई लड़ाइयों ने भी मध्य एशिया के मार्गों पर माल ले जाने की गतिविधियों को प्रभावित किया। भारत के पश्चिमी तटों में भी समुद्री व्यापार अरबों द्वारा 7वीं सदी में भड़ौच और थाना पर हमलों एवं वल्लभी के विनाश के कारण अस्त व्यस्त हुआ। हालांकि बाद में अर्थात 10वीं सदी के बाद अरबों ने भारतीय समुद्री व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरे, आंतरिक तौर पर राजनीतिक शक्ति का बिखराव और स्थानीय प्रधानों और धार्मिक अनुदान पाने वाले आदि के हाथों में शक्ति आ जाने में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक सदियों में भूमि अनुदान पर आधारित अर्थव्यवस्था का विपरीत असर पड़ा। बहुत से बिचौलिए जमींदार लूटपाट करने लगे या यह अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल पर अत्यधिक कर लगाने लगे। विभिन्न शासकों की आपसी लड़ाइयों ने भी व्यापारियों को हतोत्साहित किया। चूंकि माल की खरीद पर बिक्री में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए पुरातात्विक खोजों में सिक्कों की कमी तथा सिक्कों की ढलाई के साँचों की अनुपलब्धता से यह पता चलता है कि उस काल में व्यापार काफ़ी कम हो गया था। तथा यद्यपि कुछ विद्वान वाणिज्य व्यापार के पतन तथा सिक्कों के प्रचलन में कमी के बीच कोई सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित करते और उनके विचार में सिक्कों के उपयोग के बिना भी वाणिज्य व्यापार का संचालन होता है। इस संपर्क में बस यह कहा जा सकता है कि यद्यपि कुछ क्षेत्रों में इसके अपवाद हो सकते हैं, परंतु संपूर्ण उत्तरी भारत के संदर्भ में यह वाणिज्य व्यापार मुद्रा अर्थव्यवस्था के पतन का काल था। खुदाइयों से यह स्पष्ट होता है कि इस काल में वैशाली, वाराणसी आदि नगरों का पतन हुआ। फिर भी यहाँ तक तथ्य स्मरणीय है और वह यह कि यद्यपि पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में वाणिज्यिक गतिविधियों का ह्रास हुआ, परंतु यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। वस्तुतः राजाओं, सामंतों, मंदिरों, बौद्ध विहारों के महंतों के लिए निमित्त कीमती और विलासिता संबंधी सामग्रियों का व्यापार जारी रहा। सामान्यतः ग्रामीण जीवन स्वावलंबी ही बना रहा। कुल मिलाकर 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच की वाणिज्यिक गतिविधियों की प्रकृति थी, जो बिचौलिए भूस्वामियों और सामंतों की जरूरतों की पूर्ति करती थी, न कि आम जनता की। पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में एक विशाल अरब साम्राज्य की स्थापना से स्थिति बहुत कुछ बदल गई। भारतीय वस्त्रों, लोबान तथा मसालों की मांग अरब वासियों के द्वारा की जाती थी। अंततः भारतीय निर्यात को पुनः प्रोत्साहन मिला। 9वीं सदी के पश्चात विदेशी व्यापार एक बार फिर पुनर्जीवित हुआ। इस व्यापार के अलावा गुजरात ये दोनों अधिक लाभान्वित हुए। अंततः गुजरात में चंपानेर एवं अहिलवाड़ा जैसे नगरों का विकास हुआ। इस काल में शिल्प उत्पादन में वृद्धि के साथ क्षेत्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला। कपड़ा उद्योग प्राचीन काल से ही विकसित अवस्था में थी। अब वह प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के रूप में विकसित होने लगा। मार्को पोलो और
अरब लेखकों ने बंगाल एवं और गुजरात के सूत की बड़ी प्रशंसा की। 12वीं सदी के ग्रंथ मानसोल्लास में पैठन नेगपट्टनम, कलिंग और मुल्तान को महत्वपूर्ण कपड़ा उद्योग का केंद्र बनाया गया। कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त इस काल में कृषि पर आधारित उद्योग, धातु उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि का भी विकास हुआ। साथ ही धातु मुद्रा के पुनरुदयन से भी इस काल में वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिला। समकालीन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के सिक्कों की चर्चा मिलती है। इस चरण में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक गतिविधियां तीव्र हो गईं। यहाँ से व्यापारी अधिक संख्या में दक्षिण पूर्व एशिया जाने लगे। तत्पश्चात इन व्यापारियों के साथ ब्राह्मण एवं बौद्ध साधु भी जाने लगे। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। कुछ समकालीन ग्रंथों में दक्षिण पूर्व एशिया के सामान्य जीवन की झलक मिलती है। हरिशेन के बृहद कथा कोश में इस क्षेत्र की भाषाओं, पहनावे आदि की विचित्र रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। बंगाल स्थित ताम्रलिप्ति के मुख्य भारतीय बंदरगाहों से जावा, सुमात्रा आदि स्थानों के लिए जलयान जाते थे। इस काल की कथाओं से पता चलता है कि ताम्रलिप्ति से सौदागर स्वर्णद्वीप और मलाया के केदार की यात्रा आरंभ करते थे। 14वीं सदी के जावा के एक लेखक के अनुसार वहाँ जम्बूद्वीप, कर्नाटक, गौड़ के लोग बड़ी संख्या में लगातार विशाल समुद्री जहाज़ों से जाते थे। गुजरात के व्यापारी भी इस व्यापार में भाग लेते थे। रोम साम्राज्य के पतन के बाद हिंद महासागर में चीन व्यापार का प्रमुख आकर्षण केंद्र बन गया। भारतीय व्यापारियों प्रमुखतः तमिल, कलिंग, फारस, बाद में अरब वालों ने चीनी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। कैंटन या कोफू एक मुख्य समुद्री बंदरगाह था। चीन का व्यापारिक संबंध अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देशों से था, पर भारत उस व्यापार में बिचौलियों की भूमिका निभाता था। भारतीय शासक भी चीन के साथ व्यापार को प्रोत्साहित करते थे। भारतीय नरेशों में विशेषकर पाल एवं सेन तथा चोल पल्लव राजाओं ने इस उद्देश्य से प्रेरित होकर चीन में राजदूत भेजे। भारत एवं चीन के बीच व्यापार में व्यापार संतुलन निश्चित ही भारत के पक्ष में था, क्योंकि 13वीं सदी में चीन शासक ने सोने चांदी के निर्यात पर रोक लगा दी। दक्षिण के शासक चीनी व्यापारियों को प्रामाणिकता देते थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चोल शासकों ने शैलेंद्र वंश के शासकों के विरुद्ध 100 वर्षों तक युद्ध जारी रखा, क्योंकि वे व्यापार में व्यवधान खड़े करते थे। किंतु धीरे धीरे यह व्यापार धीमा पड़ने लगा और इसकी वजह यह थी कि भारत की तकनीकी पिछड़ी हुई थी। अंततः भारतीय जहाज अरबी एवं चीनी जहाज़ों की तुलना में छोटा पड़ने लगा। माना जाता है कि चीनी जहाज बहुत विशाल होता था, जिसमें एक साथ सैकड़ों व्यक्ति यात्रा कर सकते थे। सबसे बढ़कर चीनियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया, इसलिए भी उनकी नाविक श्रेष्ठता स्थापित हुई। इस द्वितीय चरण में वाणिज्य व्यापार के पुनरुत्थान के साथ शहरी केंद्रों का स्पष्ट पुनरुत्थान देखा जा सकता है। यह पुनरुत्थान लगभग अखिल भारतीय विशेषता बन गई। प्रायः इसे भारतीय उपमहाद्वीप का तीसरा शहरीकरण कहा जा सकता है। पूर्व मध्यकाल में कृषि, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य व्यापार तथा नगरीकरण, यह काल कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार की दृष्टि से अभूतपूर्व काल था। यही वजह है कि इस काल में दूरवर्ती क्षेत्रों में भी राज्य निर्माण हुआ तथा नए राज्य उभर कर आए। यद्यपि
यद्यपि ये सही है कि पूर्व काल की तुलना में इस काल में जंगल तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की तरह बसे बसाए गांव अनुदान में दिए जाने लगे दिए जा, जाने दिए दिए गए। फिर भी कृषि के प्रसार में भूमि अनुदान का योगदान रहा। इसके निम्नलिखित कारण हैं। बसे बसाए गांव में भी बड़ी मात्रा में गैर आबाद भूमि विद्यमान थी। अंतः दान ग्रहीता ने निचले स्तर पर श्रम को संगठित कर जंगलों की सफाई की और भूमि को आबाद किया। बसे बसाए गांवों में भी अकाल 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 भूखमरी तथा कुछ अन्य कारणों से जनसंख्या का दूसरे क्षेत्र में प्रवास हो गया तथा भूमि परती हो गई थी। समकालीन साहित्य में इसे खिल्ल कहा गया। दान ग्रहीताओं के प्रयास से उस भूमि को दोबारा आबाद किया गया। इस काल में कबायली जनसंख्या द्वारा कृषि के पेशे को अपनाया जा रहा था। इस प्रकार कबायली जनसंख्या कृषक जनसंख्या में ढल रही थी। इस काल में न केवल कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हो रहा था, वरन सिंचाई की तकनीकी में भी बेहतर विकास देखने को मिलता है। सिंचाई की पद्धति के रूप में अरघट का प्रयोग एक लंबे काल से चला आ रहा था। फिर इस काल में सिंचाई में गियर प्रणाली का भी प्रयोग आरंभ हो गया। राज्य की ओर से सिंचाई के विकास के लिए काम किया जा रहा था। गुजरात में सिंचाई के लिए सीढ़ीदार कुएं बनाए गए। इन्हें वापिज कहा जाता था। इस काल में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार के फसलों का विवरण दिया गया है। विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न फसलों के साथ साथ गन्ना और कपास जैसी नगदी फसलों का भी विवरण प्राप्त होता है। वाणिज्य व्यापार तथा नगरीकरण की स्थिति, इन दो भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक दृष्टिकोण के अनुसार इस काल में वाणिज्य व्यापार में शिथिलता आई तथा नगरों का पतन हुआ। इसके अनुसार इस काल में बड़ी संख्या में भूमि अनुदान से संबंधित तामपत्र मिलते हैं। अगर हम पूर्व काल के तामपत्रों से इसकी तुलना करते हैं तो अंतर स्पष्ट हो जाता है। पूर्व काल के तामपत्रों में भूमि अनुदान के संदर्भ में व्यापारी वर्ग, वाणिज्य व्यापार, नगर आदि का भी जिक्र हुआ है, किंतु इस काल में तामपत्रों में वाणिज्य व्यापार, व्यापारी वर्ग तथा नगर की चर्चा नहीं होती है। वरन हम केवल कृषि अर्थव्यवस्था का विवरण पाते हैं। उसी प्रकार इस काल में पुरातात्विक उत्खनन में नगरों की बहुत ही सीमित साक्ष्य मिले हैं। इस काल में न केवल मुद्राओं की, वरन मुद्रा बनाने वाले सांचों की भी कमी दिख रही है। इन कारकों को वाणिज्य व्यापार तथा नगरीकरण के पतन से जोड़कर देखा गया। फिर इस संदर्भ में यह अवधारणा भी उभर कर आई कि 10वीं सदी तथा उसके पश्चात वाणिज्य व्यापार एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था एक बार फिर पुनर्जीवित हुई। इसका कारण था पश्चिम एशिया में एक बृहद अरब साम्राज्य का निर्माण। वाणिज्य व्यापार एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था एक बार फिर पुनर्जीवित हुई। इसका कारण था पश्चिम एशिया में एक बृहद अरब साम्राज्य का निर्माण तथा इसके द्वारा भारतीय वस्तुओं को बढ़ा दिया जाना। इसके कारण नगरीकरण का भी पुनरुत्थान हुआ। इसे तीसरे नगरीकरण के रूप में जाना गया है, किंतु दूसरा दृष्टिकोण इस बात को खंडित करता है। इसके अनुसार न तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हुआ, न ही नगरीकरण का। अगर कुछ पुराने नगर लुप्त हुए तो उसकी जगह नए नगर आए। इसके अनुसार वाणिज्य व्यापार की स्थिति पूर्ववत बनी रही। समकालीन साहित्य में वाणिज्य तथा सार्थवाद जैसे शब्दों का प्रयोग दिखता है। अगर लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था तो भी इसे वाणिज्य व्यापार के पतन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये कौड़ियाँ श्रीलंका में से मंगाई जाती थी। श्रीलंका से कौड़ियों का आयात भी विकसित व्यापार के ओर संकेत करता है। इस प्रकार वाणिज्य व्यापार और नगरीकरण के संदर्भ में भिन्न दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। वाद विवाद तो अब भी जारी है, किंतु इससे परे हटकर हम अर्थव्यवस्था का अवलोकन करेंगे। यह सही है कि पुरातात्विक साक्ष्य वाणिज्य व्यापार की
शिथिलता की ओर संकेत कर रहे हैं तथा तुलनात्मक रूप में नगरों की अनुपस्थिति की दर्जा को दर्शा रहे हैं। फाहियान और हेनसांग जैसे विदेशी यात्रियों ने भी उत्तर भारत के कुछ नगरों को पतनशील पतनशील अवस्था में पाया है। फिर भी नगरों के पतन को एक अखिल भारतीय सच्चाई के रूप में भी स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच स्थिति में भिन्नता दिखती है। फिर यही समय है कि यह सही है कि पश्चिमी विश्व के साथ भारत के व्यापारिक संबंध शिथिल हुए, किंतु चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध पूर्ववत कायम रहे। पूर्व मध्यकाल में व्यापारिक संगठन तथा नगरीकरण। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। आरंभ में छठी सदी एवं 9वीं सदी के बीच कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। इसमें ब्रह्मदेव और मंदिर में अहम भूमिका निभाई। कृषि अर्थव्यवस्था में होने वाले अधिशेष ने नगरीकरण का भी रास्ता तैयार किया। संगम काल में सुदूर दक्षिण में कि जिन नगरों का विकास हुआ था वे नगर रोमन व्यापार की उपज थे। चोल काल में दक्षिण भारत में द्वितीय नगरीकरण का विकास हुआ, किंतु प्रथम नगरीकरण के विपरीत द्वितीय नगरीकरण का आधार कृषि अधिशेष ने तैयार किया था। 9वीं सदी के पश्चात हमें आंध्र तमिलनाडु क्षेत्र में अनेक नगरम के विकास देखने को मिलता है। ये नगरम नाडु के साथ जोड़े गए थे तथा इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय स्तर पर वस्तुओं के तीव्र आदान प्रदान को बढ़ाना। इन नगरों का विकास शासक परिवार के द्वारा किया गया था। इन्हें राजकीय स्मृति से स्थापित किया गया था। चोल शासकों के द्वारा नगरम को संरक्षण दिया जाता था। नगरम आर्थिक रूप में नाडु के साथ गहरे स्तर पर जुड़ गए थे। अगर नाडु क्षेत्र में होने वाले वहाँ कृषि अधिशेष ने वस्तुओं की मांग बढ़ाई, तो नगरम ने वस्तुओं की ज़रूरत को पूरा किया। ये नगरम एक तरफ उपभोक्ता वर्ग और दूसरी तरफ उत्पादन केंद्रों से जुड़े हुए थे। कुछ नगरम ने बंदरगाहों को राजनीतिक प्रशासनिक केंद्रों से तथा शिल्प उत्पादन केंद्रों से जोड़ रखा था। स्वाभाविक रूप से नगरम का विकास कस्बों के रूप में होने लगा। फिर कुछ नगरम में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों से जुड़े हुए थे। फिर कोई बड़ी व्यापारिक नेटवर्क से संबंध रखते थे, कहीं अधिक विकसित हुए थे। इन्होंने बड़े नगरों का रूप ले लिया। कुछ नगरम दूरस्थ व्यापार से भी जुड़ गए थे। वस्तुतः इस काल में दक्षिण भारत व्यापारिक दृष्टि से दक्षिण एशिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जुड़ा हुआ था। पूर्व में चीन तथा पश्चिम में पश्चिम एशिया के साथ इसके व्यापारिक संबंध कायम थे। फिर इस काल में कुछ नगरम के साथ बड़े व्यापारिक संगठन भी जुड़े हुए थे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सक्रिय रहे थे। उदाहरण के लिए वलंजियार, नाना देसी, आया बोले आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम नगरीकरण के काल में विदेशी व्यापार ने नगरीकरण का आधार निर्मित किया, वहीं दूसरे नगरीकरण ने कृषि अधिशेष व्यापार को प्रोत्साहन किया। इस तरह नाडु नगरम के संयोग से इस परिवर्तन को जन्म दिया, जिसके कारण द्वितीय नगरीकरण संभव हुआ।